बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की चर्चा जोरों पर है और आज पूरी यूपी सरकार मुंबई में है। अभिवादन स्वीकार करिए ब्रजेश मिश्रा का। और आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में इतना बड़ा निवेश आने जा रहा है जिसका दावा सरकार कर रही है, या इन दावों पर सवाल है, और क्या उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को लेकर उद्योगपतियों, कॉरपोरेट सेक्टर की क्या इस वक्त उनके मन में चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में क्या वाकई वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और सरकार ने जो क्लेम किया है उस क्लेम को हकीकत की बुनियाद पर कितना खरा उतरने वाला है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त मौजूद है। यूपी की सरकार मुंबई में रोड शो कर रही है और रोड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट कर रही है। यूपी की सरकार की मंशा है कि मुंबई और आसपास के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आएं, अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, अपने कामकाज करें और उत्तर प्रदेश में एक आर्थिक वातावरण को तैयार करें। और मुंबई का रोड शो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की आर्थिक रीढ़ मुंबई के पास है। मुंबई से देश का अर्थतंत्र चलता है, मुंबई से देश का कारपोरेट चलता है और मुंबई से देश के उद्योग धंधे चलते हैं। कमांड एंड कंट्रोल मुंबई के पास है और आज से नहीं है। 18वीं शताब्दी से मुंबई का अर्थ जगत पर कब्जा है। कारण भौगोलिक है और कारण वहां की औद्योगिक और कारपोरेट वहां के लोगों की समझ की है। इसीलिए उत्तर प्रदेश संभावनाएं तलाश रहा है मुंबई के भीतर कि मुंबई का इन्वेस्टमेंट यूपी कैसे आए। बहन भाई, उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है। पोर्ट होने से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत तब्दीली आती है और वहां का आर्थिक तंत्र इंटरनेशनल कनेक्ट होता है। सी वाटर इंटरनेशनल गेटवे होता है। आप देश के पश्चिमी हिस्से में देख लें या देश के पूर्वी हिस्से में देख लें, जिन जिन राज्यों में पोर्ट है वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है। तो पोर्ट ने आज से नहीं, 15वीं शताब्दी से अर्थतंत्र को दुनिया से कनेक्ट कर रखा है, उद्योग धंधों से कनेक्ट कर रखा है। व्यापारिक आवागमन भी फ्लाइट से नहीं, पोर्ट के माध्यम से होते हैं। पोर्ट मतलब उद्योग और अर्थतंत्र की रीढ़। तो उत्तर प्रदेश मुंबई से क्या चाहता है और मुंबई उत्तर प्रदेश में निवेश की कैसी अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। मुझे ध्यान है उत्तर प्रदेश के और भी कई मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य की सत्ता संभाली, अधिकांश ने मुंबई का रुख किया इस उद्देश्य से कि मुंबई का उद्योग धंधा और उसका एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में आए। कुछ लाने में कामयाब रहे, कुछ नाकाम भी रहे, कुछ ने संभावनाएं तलाशी और कुछ ने उद्योग धंधे स्थापित भी किए। डोमेस्टिक क्षेत्र में जब आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखेंगे उत्तर प्रदेश की, तो ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा जिनके यहाँ औद्योगिक क्रांति पहले हुई। किसी भी राज्य का अर्थतंत्र, उसका उद्योग कैसे फलता फूलता है बहनों भाइयों, सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है। इकोनॉमिक्स जो हमें समझाती है उसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दुनिया के दूसरे मुल्क इस बात के उदाहरण हैं, चाहे आप यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, ईस्ट एशिया के कंट्रीज देख लें या चीन देख लें। बिना औद्योगिक क्रांति के किसी भी क्षेत्र में ना तो सुधार आए हैं और ना वहां का अर्थतंत्र कोई बहुत फला फूला है। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके रिसेंट और लाइव एग्जाम्पल है। तो जब तक हम अपने राज्य में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम विकास की पायदान पर उतनी तेजी से रफ्तार नहीं पकड़ सकते हैं जितनी तेजी से हमें पकड़ने की आवश्यकता है। मुंबई में सरकार का जाने का मकसद यही है कि वहां से इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश लाना है। तो इंडस्ट्री कब आती है किसी राज्य में, या इंडस्ट्रियलिस्ट कारपोरेट पैसा कहां लगाते हैं? यह एक बहुत ही समझदार कम्युनिटी होती है। ये पढ़ लिख कर शिक्षा ग्रहण करने वाले समझदार नहीं है, बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद समझदार लोग होते हैं जिन्हें यह पता होता है पैसा कहां निवेश करना है और उस पैसे के दम पर कारोबार को कैसे बढ़ाना है।
उत्तर प्रदेश में क्या दिलचस्पी हो सकती? सबसे पॉपुलस स्टेट, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, जहां की आबादी लगभग 25 करोड़ पहुंच चुकी है, कनेक्टिविटी भी बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, दिल्ली एनसीआर की नज़दीकियत भी है और ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने की कनेक्टिविटी भी। दक्षिण का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, झांसी की तरफ से। तो फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश पीछे रह गया? अब क्या संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई औद्योगिक क्रांति होगी? मैं फिर कह रहा हूं, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं होगी, किसी भी राज्य का विकास सर्वांगीण रूप से नहीं हो सकता। तो क्या इस औद्योगिक क्रांति के लिए हम लोग तैयार हैं? क्या उत्तर प्रदेश तैयार है? यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज तैयार हैं? और क्या हमारी इंडस्ट्री तैयार है उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए स्वरूप का वेलकम करने के लिए, उत्तर प्रदेश में पॉलिसी के बदले हुए माहौल को और उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के माहौल को? मैं फिर कहना चाहूँगा, सरकार को भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की बेहद सख्त आवश्यकता है और उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए पॉलिसी को जितना भी इंडस्ट्रियलिस्ट के फ्रेंडली, कारपोरेट फ्रेंडली कर सकते हैं उतना करना चाहिए, तभी किसी राज्य में निवेश की बौछार होती है। मुंबई से उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक्सपेक्ट करती है और 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित है उससे हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? दुनिया का निवेशक और भारतीय निवेशक दोनों के निवेश के पैटर्न में भारी अंतर है। बाहर का निवेशक सर्विस सेक्टर को ज़्यादा तलाशता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में वो बहुत एंट्री नहीं करना चाहता। लेकिन डोमेस्टिक सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट की खासियत यह है कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ रोजगार का सृजन करती है और अर्थतंत्र में हमारा ही पैसा घूमता है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें हमें बहुत गंभीरता से और गौर से समझना चाहिए और हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो रिवोल्यूशनरी प्रोविज़न करने होंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को यहाँ आमंत्रित कर सकें। तो आज की परिचर्चा मैंने क्यों बुलाई है? आज की परिचर्चा मैंने इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश में क्या उपयुक्त माहौल है, पॉलिसीज़ हमारी क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के फ्रेंडली हैं, कारपोरेट फ्रेंडली हैं, क्या हम उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, सुझाव क्या हैं, अर्लियर हमारा एक्सपीरियंस क्या है, इन सब विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। कुछ आप बयान सुने, फिर इस पहलू को हम आगे बढ़ाएंगे। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो? और पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। सवाल ये है कि इन्हें ये बताना चाहिए कि जो पहला इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो MOU साइन हुए थे 5 लाख करोड़ के लगभग, उसमें कितना ज़मीन पर उतरा है। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज़्यादा करना। जो उद्योगपति उसमें बुलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि उन्होंने MOU दूसरे प्रदेश की सरकार से कितने किए हैं। यूपी में या इस देश में इंडस्ट्री आनी है तो आधुनिक विचारों के जरिए आएगी। सब लोगों को साथ में लेके अमन पैदा करके समाज में एकता है ये दिखाएंगे तो ही लोग इन्वेस्ट करेंगे। आज आने के लिए हिचक रहे हैं, इसका कारण ये है। तो आदिनाथ जी ने ये विचार करना चाहिए कि खाली ड्रेस डाल के नहीं चलेगा, दिमाग भी आधुनिक होना जरूरी है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी से हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, सिद्धार्थ कलंस बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं और आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत धन्यवाद इस बेहद सार्थक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं क्या एक्सपेक्ट करके उत्तर प्रदेश की सरकार मुंबई गई है और आपके पास वहां क्या प्रस्ताव हैं, और दूसरा आपके पास क्या पॉलिसी है कि लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करें?
देखिए ब्रजेश जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की कल्पना की है, उसमें उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। उत्तर प्रदेश में 10 और 12 फरवरी को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है, उसके लिए अभी विदेशों में करीब 16 देशों में 21 स्थानों पर सरकार के मंत्री और अधिकारी गए थे। अब देश में रोड शो का आयोजन किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई में हैं। मुंबई में उन्होंने तमाम व्यापार जगत के लोगों से, बैंकिंग के क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की है और उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में जो हालात बदले हैं उसका उन्होंने रोड मैप रखा है और सबको आमंत्रित किया है कि आज उत्तर प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था है, लाल फीताशाही समाप्त है और उसको उन्होंने बताया और सबको आमंत्रित किया है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आबादी में देश का सबसे बड़ा राज्य है, आकार में चौथे नंबर का राज्य है और जहां 11% कृषि योग्य भूमि है लेकिन 20% खाद्यान्न उपजाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी उद्योग के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, तो निश्चित रूप से 2017 के पहले यहाँ 2 एयरपोर्ट थे। आज 9 एयरपोर्ट यहाँ एक्टिव हैं, 10 एयरपोर्ट पे काम हो रहा है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के नाते से पूरब से पश्चिम तक और बुंदेलखंड तक कनेक्टिविटी बढ़ी है। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है और यही नहीं, जलमार्ग के लिए भी वाराणसी से हल्दिया के बीच जलमार्ग की सुविधा शुरू हुई है। और अगर ब्रजेश जी एक बात हम कहें कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर और उत्तर प्रदेश पर उद्योगपतियों का और तमाम उद्योग जगत के लोगों का भरोसा बढ़ा है। 2 लाइन में अगर हम पढ़ें हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी का बयान उन्हीं के शब्दों में, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज उद्योग जगत के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार हैं। उनका एक बयान आज जब वहाँ योगी जी के सामने उन्होंने अपना जो अनुभव है उत्तर प्रदेश के बारे में उसको साझा किया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर की स्थापना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में की है, जिसकी शुरुआत 2020 में जब कोरोना था तब उस समय उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने वर्चुअली पूरे प्रोसेस को पूरा किया और 2021 में उस परियोजना को क्लियरेंस मिली और मार्च 2021 में डाटा सेंटर का निर्माण शुरू हो गया और इस 31 अक्टूबर को उसका लोकार्पण भी हो गया। यानी 24 माह में आइडिया, सारी जो क्लियरेंस सरकार थी वो मिला, निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन भी हो गया। तो ये खुद में बताने के लिए पर्याप्त है। करीब 6400 करोड़ रुपया इस साल के अंत तक विपक्ष का ये कहना है कि उनको लगता है जो तमाम इन्वेस्टमेंट का रियलाइजेशन जवाब नहीं ये है, जो आपने एमओयूज किए हैं उसका रियलाइजेशन नहीं है, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और एमओयू तो कर लेते हैं लेकिन वो रियलाइज नहीं होता। जी नहीं, एक बार ब्रजेश जी थोड़ा सा विपक्ष का ये आरोप है कि ये आप जो एमओयू करते हैं ये एमओयू रियलाइज नहीं होता है, इन्वेस्ट नहीं होता, सिर्फ दिखावे के लिए एमओयू हो जाते हैं, रियलाइजेशन नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, इसीलिए मैंने अपने कोई शब्द नहीं पढ़े। एक उद्योगपति जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना डेटा सेंटर शुरू कर दिया है, 6400 करोड़ रुपया इस दिसंबर तक उसमें निवेश हो जाएगा, मैंने इसीलिए उनका एग्जाम्पल दिया। वैसे अखिलेश यादव जी का बयान मैं सुन रहा था, आपने अच्छा किया पूछ लिया। पिछले जो इन्वेस्टर समिट हुए थे 4.68 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था और 5 साल में 4 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आज जमीन पर है। तो हमको लगता है कि अखिलेश जी को बड़ा मन दिखाना चाहिए और जब विकास की बात हो, जब देश की बात हो, सीमाओं की बात हो, तो हमको लगता है कि थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया आपका। छोटे नेता जी। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूं। अनूप जी बहुत शुक्रिया। वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ रुपया अब तक निवेश हो चुका है, लाइव एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि एमओयूज तो हो रहे हैं लेकिन रियलाइजेशन नहीं हो रहा है? असत्य को आत्मविश्वास से बोलने का अगर कोई प्रतियोगिता हो तो उसमें निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण पदक मिल जाएगा। अभी
बड़े आत्मविश्वास से भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो बात कह रहे थे, मैं 2018 की जो पहली इन्वेस्टर्स समिट थी जी, उसमें दावा किया गया कि 4.28 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश होगा और 1045 MOU साइन किए गए। ये 2018 की बात है। 28 फरवरी 2020 के इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी ने बताया था कि मात्र 90 MOU के ऊपर काम शुरू हो पाया है और कुल 39,000 करोड़ रुपए का विनिवेश आया है। यानी जो सरकारी दावा था उसका 9 कुछ प्रतिशत का वास्तव में धरातल पे उतरा। ये एक साल का आंकड़ा आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर अपना राजनीतिक एजेंडा साध रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और अधिकारीगण पूरा विश्व भ्रमण कराए, 17 देशों के 21 शहरों में हो आए और एक ऐसे विश्वविद्यालय से कई हजार करोड़ का MOU साइन कराए जो विश्वविद्यालय जितने हजार करोड़ का MOU साइन करता उतने $1,000 का बिल भी देने में सक्षम नहीं है। ये अमेरिका के ही किसी संस्था ने बताया। तो ये पूरी तरीके से आंकड़ों की और जबान की बाजीगरी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है जी, तुम्हारे आंकड़े झूठे, तुम्हारा दावा किताबी है। बहुत ये शुक्रिया। सच्चाई है सर। जी, नहीं, एक मिनट ब्रजेश जी, कंप्लीट करें जी। जो ढांचागत विकास उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, सड़क, बिजली, पुल, ये सारी चीजें, इनके बारे में 2012 में जब समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उस पर काम करना शुरू किया। HCL हम लखनऊ में लाए, अमूल हम लखनऊ में लाए, मेदांता हम लखनऊ में लाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम हमने शुरू कराया, आगरा एक्सप्रेसवे हमने शुरू कराया, बिजली का उत्पादन जो 2012 में था उससे लगभग 60% बढ़ा करके हमने दिया 2017 में छोड़ने तक। ये ढांचागत विकास की ये परिकल्पना होती है और ये काम करने का तरीका होता है। मुझे समझ नहीं आता कि रोड शो से कैसे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। जरा मुझे कोई विद्वान हो तो बता दे इस बात को। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी के दूसरे हफ्ते में होने जा रही है और आज यूपी की सरकार रोड शो करने मुंबई गई है और आपकी पार्टी के एक नेता मुख्यमंत्री के कपड़े और पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं, इसका क्या आपका इस बयान का तात्पर्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो ये जो बनी बनाई जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं उसको बेच रहे हैं। चाहे हम बात करें कि देश की आजादी के बाद 1947 के बाद योजना आयोग बना जिसके अंदर हमने वो विकास दिया जिसे विकास का मंदिर कहा जाता है। चाहे वो एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, इसरो हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात कर लीजिए, चाहे हरित क्रांति की बात कर लीजिए, आप परमाणु केंद्र की बात कर लीजिए, DRDO की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टील प्लांट की बात कर लीजिए, स्टील सिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप उन नहरों की बात कर लीजिए जो सूखे को हरियाली में तब्दील कर दिया। तो आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? आपको जरूरत है एक विजनरी सोच की, एक विजनरी नेतृत्व की जो इन चीजों को करने की क्षमता रखे। आप गैस की सब्सिडी हटा देते हैं, आप जो है एक्साइज वही विजन लेकर तो वो मुंबई गए हैं कि मुंबई से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आए यूपी। नहीं, आप ये बताइए यूपी में क्या कमी पड़ी हुई है? आप तो कहते हैं GST कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। यूपी में क्या कमी है? आप लगाइए ना उद्योग, कौन रोक रहा है आपको? आप इनिशिएट करिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे आपसे। आप इनिशिएट खुद नहीं करना चाहते। आपको जरूरत क्या है रोड शो करने की? आप तो खुद ही रिच हैं। भारत कोई सोने की चिड़िया नहीं, सोने की खान भी हो सकती है अगर आप उस पर काम तो करें। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है यूपी गवर्नमेंट की, आप ये मानती हैं कि इंडस्ट्री और कारपोरेट फ्रेंडली है या नहीं है, या इसमें बदलाव की हमें आवश्यकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको किस इंडस्ट्री को यहाँ फायदा मिल सकता है, कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। क्योंकि जैसा बताया, ये कृषि उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए, आप खेती से जुड़े हुए चीजों को आगे बढ़ाइए, आप यहाँ पर कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है, यहाँ पर आप IIT सेक्टर्स लगाइए। सरकार को इनिशिएट लेने की जरूरत है, बट सरकार इनिशिएट नहीं लेना चाहती, रोड शो तक अपना काम खत्म कर देती है। विदेश तक गए हैं मैडम, फॉरेन तक गए हैं, 16 देश में गए हैं ये लोग कि इन्वेस्टमेंट आए।
अब बताइए ना, ये ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है जहां पर इन्होंने 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन कर दिया। आप बताइए वो अरे ब्लैक एक चूक हो गई तो अब क्या सब पर आप मिट्टी डालिएगा? नहीं तो आप उन काम किसको दे रहे हैं पहले ये तो देखिए। आप टेक्निकली ये साउंड लोगों को भेजिए ना, इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं जी। आप तो सिर्फ एक बैनर लगा रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं, अपने नेता मंत्रियों को भेज रहे हैं। कौन है आपका टेक्निशियन पर्सन जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जिसको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, ये पॉइंट मैंने नोट किया, इट्स अ बिग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट एंड दे शुड थिंक ऑफ इट। ऑलराइट, आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब बहुत शुक्रिया। यूपी सरकार की तरफ से क्लेम किया गया है 17 लाख करोड़ से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। वेलकम करिए सर। जब प्रस्तावना आप शुरुआत की थी आपने, तो मैं बहुत गौर से सुनता हूँ आपको। कुछ गलत बोला? नहीं, मैं बहुत गौर से सुनता हूँ। आप उसमें बता रहे थे कि कहाँ बिजनेस बढ़ता है और कहाँ बिजनेस घटता है। आप बता रहे थे कि जहाँ समुंदर होता है वहाँ बड़ा बिजनेस होता है और जो लैंड लॉक होते हैं वहाँ बिजनेस नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियाँ और कारोबार कम होते हैं। 2 नाम ले रहा हूँ सर देश में, एक दिल्ली एक पंजाब, दोनों लैंड लॉक, और दोनों का नाम। तीसरा नाम ले रहा हूँ यूपी में कानपुर। एक ज़माना था कानपुर को कहते थे ये इंडिया का मैनचेस्टर है कपड़े के मामले में। और अब आपके समुंदर का नाम लेने जा रहा हूँ, उड़ीसा, नो इंडस्ट्री। बंगाल में कलकत्ता, बड़ी इंडस्ट्री थी लेकिन सब खत्म। जो कम्युनिस्ट थे उनके ज़माने में धीरे धीरे ख़त्म होते होते हो गई। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, बिजनेस, ये सब डिपेंड करता है वहाँ के लोगों की मानसिकता पर और राजा कितना अच्छा है। राजा खराब सब धड़ाम। सर ये इसको अदर वे में ना लीजिएगा। नहीं, मैं क्यों अदर वे में लूंगा? हर आदमी अपने विचार के लिए स्वतंत्र है। मैं तो ईसा हैदराबाद को अप्रिशिएट करता हूँ, इस समय वो इन्वेस्टमेंट का ग्लोबल हब है। मैं तो सर आपके शहर को भी अप्रिशिएट। देखिए मैं बताऊं आपसे, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि राजा अगर अच्छा है तो पूरी दुनिया में अपने इलाकों का, अपने लोगों का नाम करेगा, और राजा अगर घटिया है तो कुछ नहीं हो सकता, बढ़िया चीज को भी खत्म कर देगा। मैं एक नाम ले रहा हूं सर, ईसा पूर्व की बात है, सिकंदर, यूनान। आज बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि यूनान का नाम क्या है। आज ईसा पूर्व, ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन था, ना जहाज, ना ट्रेन, ना कार। सर इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बात बता दूं आपसे जी। एक साहब ने मुझसे कहा कि इसी इन्वेस्टर मीट पे बात हो रही थी, अभी 2 दिन पहले की बात है, तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करने लगे। बीजेपी के नेता थे। मैंने कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कहेंगे क्यों? हमने नहीं, अभी तुमसे अगर पूछा जाए कितने पैसे हैं, कल मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो हमने लिखो कागज पे। उन्होंने 10 लाख लिख दिए। हमने कहा अब निकालो जेब में कितने हैं, तो जेब से निकाले 5,000 रुपये। हमने कहा यही सच्चाई है, यही एमओयू है। जो तुमने 10 लाख लिखे थे वो एमओयू था, और जो तुम जेब से निकाल के दे रहे हो ये सच्चाई है। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब थोड़ा स्पष्ट करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देश को धोखा दिया जा रहा है। किसको धोखा दिया जा रहा है? सर इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं आती हैं कि आप गली गली आपने डरा दिया लोगों को। इतने छापे मारे जीएसटी के, इतने छापे मारे व्यापारियों के यहाँ कि सब डर गए, पूरा देश का आदमी डर गया। आपके यहाँ बिजनेस कौन करेगा? आप लोगों को डरा रहे हैं। कहीं आप लाइट का छापा मार देते हैं, कहीं आप जीएसटी का छापा मार देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के इनकम टैक्स का छापा मार देते हैं, ईडी घुसोड़ देते हैं। कौन आएगा आपके यहाँ? आप पहले आश्वासन दीजिए, एश्योर्ड कीजिए कि जो इंडस्ट्री आपके यहाँ आ रही है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है, वो यकीन करे कि वो सुरक्षित है, उसका कारोबार सुरक्षित है। आप सब्सिडी दीजिए, तो हम सब मिलकर एक माहौल बनाएं ना। पेपर वर्क है, यूपी की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो बढ़ाइए, छापे मार के बढ़ाइए। सर यूपी की इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब आपके यहाँ से बाहर माल जाएगा, जब आपके यहाँ माल बनेगा और दूसरी कंट्रीज में आप माल बेचेंगे और उनका पैसा लेकर आएंगे जी, तब देश बढ़ेगा। सर डरा के नहीं बढ़ता है। आप बिजली पे सब्सिडी दीजिए, आप बिजली पे सब्सिडी दीजिए, आप जो प्रोसेस है कारोबार का वो आसान कीजिए। वन विंडो
सिस्टम लागू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर तो रहे हैं, और क्या चाहिए? नहीं, कहाँ कर रहे हैं सर? छापा। अब या तो मैं आपकी तरह बोलना शुरू कर दूं कि साहब मलियाबाद में 5 ट्रक खड़े हुए रुपए भरकर। मैंने कब बोले कैलिफोर्निया वाले? ये तो अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हो आप। मैंने कब कहा? जबरदस्ती। अरे सर, अब वो लोग खड़े हुए हैं, वो अंबेडकर नगर के बाहर खड़े हुए हैं कि साहब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका से आए हैं सब। ये मजाक मत उड़ाइए इस तरह। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं सर। आप अंदाजा लगाइए, एक होता है कि सरकार के पास लोग आ रहे हैं जी कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, और एक होता है कि सरकार हाथ जोड़कर दर जा रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आर्थिक मामलों की हर डिबेट में मेरे साथ रहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको बहुत धन्यवाद कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, रिसेंट अभी पिछले महीने 16 कंट्रीज़ की विजिट उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन ने की और आज पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार मुंबई में मौजूद है। इस समिट को लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर, तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी आपसे चाहता हूँ सर। ब्रजेश जी, इस बार की अगर रणनीति आप देखते हैं तो पिछले जो इन्वेस्टर समिट था उससे काफ़ी हद तक चेंज है। चेंज इस प्रकार से है कि पिछली बार डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर ही फोकस था, जो घरेलू निवेश विभिन्न जो है उद्योगपतियों से था। इस बार इनकी रणनीति ये बदली है, और रणनीति के जरा उसके बैकग्राउंड में जाएं। हम लोग केवल ये न देखें कि क्या यहाँ है क्या नहीं है। जिस प्रकार से चीन लगातार आर्थिक रूप से धराशायी हो रहा है, जैसे वहाँ की उम्मीदें कम होती चली जा रही हैं, एक वहाँ ग्लोबल स्तर पर इन्वेस्टर्स की एक अजीब तरह की फेरिस्त है, जिसको कह सकते हैं कि इनस्टेबिलिटी आ रही है कि वो अपने यहाँ कैसे काम करेंगे, और कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की बात चल रही है। चीन की अगर स्थिति देखते हैं बहुत नाजुक है, अमेरिका की स्थिति देखते हैं, यूरोप की स्थिति आर्थिक देखते हैं तो बहुत ही डावाडोल स्थिति, इनस्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट इस समय बना हुआ है। ऐसे में अगर इस प्रकार पहली दफा ये किया गया है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब चीजें उभर रही हैं, हर समय एक ही रणनीति काम नहीं करती है आर्थिक रूप से, वो रणनीतियां परिवर्तित होती, इसीलिए ग्लोबल लेवल पर पहले थ्रस्ट किया गया। मुझे यह चीज समझ में आई कि और उसके काफी हद तक पॉजिटिव परिणाम नजर आते हैं, क्योंकि हमारी भी कई लोगों से बात हुई, अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हम अपने यहाँ भी कुछ पार्किंग करें, फंड्स का इन्वेस्ट करें। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखते हैं कि अयोध्या से लखनऊ के बीच अब आपको जमीन नहीं मिलने वाली है, जब लगातार मेजर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, और वो भले कि अभी एमओयू का पार्ट ना हो, लेकिन ये हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि नए जो ग्रोथ इंजिन्स इमर्ज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसका बैकग्राउंड क्या है कि कनेक्टिविटी का स्ट्रांग होना। मैं अभी चर्चा में सुन रहा था, वो था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारा मजबूत हुआ है। निश्चित तौर पर जैसे बिजली की उपलब्धता काफी हद तक बढ़ी है, और आज ये कोई मेजर सेटबैक हमारे लिए नहीं है, ना कोई कॉन्स्ट्रेंट है। आज अगर हम इसको देखते हैं, फिनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, तो आज की ही रिपोर्टिंग ये है कि उत्तर प्रदेश में जो इस वित्तीय वर्ष का टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो 77% हो चुका है, यानी कि ये अपने टारगेट से काफी आगे निकलेगा। ये क्या शो करता है कि हमारी इकोनॉमी भी बाउंस बैक कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल एक कारण से कर रही है, तो ये जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है, आर्थिक परिवेश बन रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि और हमें इसको और लिबरल करने और लुक्रेटिव करने की आवश्यकता है, या इनफ कॉम्पिटेंट है, ये पर्याप्त है, इतना बेहतर है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लगातार, ऐसा नहीं पहली दफे योगी सरकार का ये आया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये रिवाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और इनकी पॉलिसी रिवाइज्ड हो रही, क्योंकि चीजें जिस तेजी से बदल रही हैं। जैसे एमएसएमईज का देखिए, पहले 1000 दिनों में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से देखते कोई एमओयू होता है तो उसको सीएम का जो ऑफिस है वो मॉनिटर कर रहा है एमओयू होते ही। ये जो सारी चीजें हैं गवर्नेंस स्तर पर, जो बात अभी वकार साहब कह रहे थे सिंगल विंडो की बात है, और मुझे लगता है सिंगल विंडो काफी हद तक काम कर रहा है, इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आ रहे हैं। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कोई भी इन्वेस्टर का जो एमओयू होता है, किसी भी इन्वेस्टर समिट का, 100% कभी भी जमीन पर ट्रांसलेट नहीं होता। ये ग्लोबल रिकॉर्ड है। कितना आप मैक्सिमम कर पाते हैं, इसी से आप इसकी थोड़ी सफलता मुझे नजर आती है कि जो 10 लाख करोड़ का टारगेट था
वो जी। बढ़ाकर 17 से 20 लाख करोड़ किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के इन्फ्लेटेड हो, कई दफे वो जल्दबाजी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह से हवा हवाई हो। ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिवेश के अच्छे होने के संकेत हैं और मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस हमारे यहाँ विकास के लिए आवश्यक। मैं बार बार पिछले 20 साल से आह्वान कर रहा हूँ आई डू एग्री विद यू कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए ताकि प्रदेश की तरक्की में हम सब मिलकर कुछ सहयोग करें। मेरे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो अपकमिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और आज जो मुंबई में रोड शो हो रहा है, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव, डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, इनके इन्वेस्टमेंट का उत्तर प्रदेश में क्या आप उपयुक्त माहौल पा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो ग्लोबल या अब्रॉड में जो अभी रोड शो हुए हमारे, अभी हमारा अब्रॉड में जो भी रोड शो हुआ, ये एक तरीके के उत्तर प्रदेश की शोकेसिंग थी कि उत्तर प्रदेश में ये अपॉर्चुनिटी है, उत्तर प्रदेश में ये सहूलियत है, उत्तर प्रदेश में ये रिबेट है, ये कंसेशन है, ये फायदे हैं, और आप उत्तर प्रदेश में आए। तो ये तो देखिए उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग का एक हिस्सा था। लेकिन दरअसल जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो आना है वो वहीं से आना है जहां कल भी हमारे मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, और अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप पिछला इन्वेस्टर समिट भी उठाकर देखें तो ये जो अभी मनीष जी जो जिक्र कर रहे थे, हीरानंदानी समूह से लेकर, या इलेक्ट्रिक व्हीकल में महिंद्रा आया, या अंबानी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है यहाँ पर, या अडानी का जो कुछ भी काम धाम हुआ, या ज्यादातर लोग जो अभी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आ रहा है जी। या जो फरवरी के समिट में जो सबसे बड़ा चंक आने की उम्मीद है, वो उसी मुंबई से आने की उम्मीद है, क्योंकि वे अर्थ नगरी है और मुंबई में ही देश का सारा 80% से ज्यादा जो बिग कॉर्पोरेट है वो कंसंट्रेट करता है। अब उत्तर प्रदेश ने इन दिनों में क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आएंगी या आना शुरू हो गई हैं, यह जिसकी उम्मीद लगी हुई है आने वाले इन्वेस्टर समिट से। तो देखिए कुछ चीजें, एक तो अभी तक ये होता था, जो हम भी जिक्र कर रहे हैं, अभी इस चर्चा में कई बार जिक्र हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हर सरकार जब आती है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज करती है। हर बार दावा होता है कि बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया है, बहुत अच्छी हो गई है। इस सरकार में ये हुआ है कि देखिए सेक्टोरल पॉलिसी जो है उन पर बहुत फोकस हुआ है, यानी फार्मा की अलग पॉलिसी, टेक्सटाइल की अलग पॉलिसी, ड्रोन तक की अलग पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग की अलग पॉलिसी, डेटा सेंटर की अलग पॉलिसी। ये जो सेक्टोरल पॉलिसीज को बनाया गया जी। और अलग अलग सेक्टर्स को एड्रेस किया गया। देखिए एक यूनिफॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो हर सेक्टर के लिए मुफीद हो ये जरूरी नहीं है। तो ये सेक्टोरल पॉलिसी जो है इसने बहुत बड़ा फायदा किया कि अलग अलग सेक्टर्स में, अच्छा जब सेक्टोरल पॉलिसी बनी है तो स्टेक होल्डर की बात को भी तवज्जो दी गई है या उनसे भी मशवरा किया गया है क्या क्या दिक्कतें उनको हो सकती हैं, क्या सहूलियतें वो उम्मीद करते हैं। एक ब्लॉकेज अपोजिशन के मन में इस बात का है कि ये जो एमओयूज होते हैं इनका रियलाइजेशन का रेट बहुत कमजोर है, ऐसा क्यों? हम सब जानते हैं, हम आप सब ने सुना है, ये जो इन्वेस्टर समिट है इसका नाम सबसे पहले शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब हिंदुस्तान में वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात में इंडस्ट्री बुलाई जाती थी। और अब आप देखें कि गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात होता था, एमओयूज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था, यानी जो एमओयूज कन्वर्ट होते थे रियलिटी में या जो धरातल पर उतर कर प्रोजेक्ट लगते थे, वो जब पहली बार हुआ है तो 20 से 25% के बीच में, और आते आते वो करीब 30-35% के आसपास पहुंचा। इससे पहले अगर आप देखें ग्लोबली तो हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं शंघाई समिट्स के बारे में जो चाइना में होती थी। चाइना का जो सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है वो भी करीब 40-45% का रहा है। अब आप इसके बरक्स मतलब ये एमओयूज के रियलाइजेशन का मैक्सिमम रेट 40% है, मतलब एक एवरेज जो है वो दुनिया में कहीं भी होता है। 100 के 100 एमओयू हो और 100 के 100 एमओयू धरातल पर उतर जाए जरूरी नहीं है। तो जो एक अच्छा रेट माना जाता है वो माना जाता है कि आप 25 से 30-35% तक। इस बार कुछ हम उम्मीद करें कि जीआईएस में कुछ ज्यादा रियलाइजेशन होगा, इससे मोर देन 9% होगा? नहीं, इससे मोर देन 9% एक साल का था, मोर देन 9% एक साल का था। आपके यहाँ विज्ञापन आए हैं, आपके यहाँ डिबेट हुई है,
जितनी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में हुई, 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को देखिए, 2 हुई 65, एक 70 से ऊपर की हुई। इसके अलावा जो बाकी धरातल पर आए, तो आप ये देखें कि 45% के आसपास तो आपके एमओयू कन्वर्ट हुए ना उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए इसको लेकर कोई बहुत हताशा, और ये 9% का जो आंकड़ा है ये 1 साल का है, ये 1 वर्ष का था, 1 वर्ष के आंकड़े के बारे में बताया था। लेकिन जो आपका जो कन्वर्जन हुआ वो 40%, मोर देन 40% है। अराउंड, तो ये तो बढ़िया है, उसी के आस, तो ये ठीक है, ये कोई खराब नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि ये 60% हो जाए, ये 65% हो जाए, लेकिन जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो रेट ऑफ कन्वर्जन आप उसको सवालों के दायरे में नहीं खड़ा कर सकते। अनूप संडा जी आप तैयार रहिएगा, इस पर मैं आपसे डिबेट के दूसरे राउंड में प्रतिक्रिया लूंगा। सिद्धार्थ जी मैं दूसरे राउंड में आता हूं, आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुंबई में आर्थिक नगरी में रोड शो हो रहा है। हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना एक्सपेक्ट करते हैं और उद्योग के लिए कितना उपयुक्त माहौल है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस समिट को लेकर उत्साह तो है उत्तर प्रदेश में और लोगों के आने की संभावनाएं भी काफ़ी हैं। अब सरकार ने पहले विदेश में किया, अब देश में पहला ये रोड शो का कार्यक्रम मुंबई में हो रहा है। अभी कई राज्यों में और होगा। मुख्यमंत्री गए हैं, उद्योग जगत के बहुत बड़े बड़े नाम, बैंकर और फिल्म जगत के लोग भी आज मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर चुके हैं। ये इन्वेस्टर समिट पिछली इन्वेस्टर समिट से इस मामले में बहुत कई गुना बड़ी है, क्योंकि 17 लाख करोड़ की बात हो रही है। पहले तो 5-7 लाख करोड़ तक मामला जाता था, अब की बार बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया है। और सरकार को एक चीज़ की सफलता मिली है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वो नंबर 2 पर आई है। तो सही बात है कि कहीं ना कहीं खिड़की जो खुली है, उस खिड़की में एक चिट्ठी डालने पे सारे काम अगर होने लगे तो वही सिंगल विंडो है और वही व्यापारी को आकर्षित करती है। व्यापार के लिए बिजली, ज़मीन, सरकारी अड़ंगेबाजी से दूर और गुंडागर्दी, अपराध मुक्त व्यवस्था, ये सब कुछ चीज़ें अनिवार्य होती हैं, तब कोई फैक्ट्री लगाएगा। लेकिन एक बात की जो उत्तर प्रदेश में चर्चा होती है और इस डिबेट में होनी चाहिए कि हमारे यहाँ उद्योगों का असमान वितरण क्षेत्रवार क्यों है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा उद्योग देखते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखते हैं। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्य यूपी, ये अधूरा अधूरा सा लगता है। यहाँ पर लोग रुचि नहीं दिखाते उद्योग लगाने में, फैक्ट्री लगाने में। यहाँ जो उद्योग हैं वो दम तोड़ रहे हैं। पिछले कई एमओयू ऐसे हुए कि जिनके पास न को फैक्ट्री है न को दुकान तक नहीं, वो 200 करोड़ का ऐलान करके गए कि हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, एमओयू कर लिए हैं। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सहमति पत्र, सहमति जताना कि हम ये काम करेंगे, और बाद में मुकर गए तो उनको आप कहाँ तक दौड़ाएंगे। विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं, तमाम राजदूतों का सहयोग लिया जा रहा है। अच्छी बात है, ये देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी भी है उत्तर प्रदेश का आगे बढ़ना। उत्तर प्रदेश उस समय विकास के रास्ते पर आगे आया, अपराध के और पिछड़ेपन से दूर हुआ, आगे बढ़ा, जब हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे की सड़कें शुरू हुई। एक्सप्रेसवे ने एक धारणा बनाई कि यूपी तेज चलने वाला प्रदेश है और यहाँ पर अगर चीज़ें कुछ और ठीक कर ली जाएं तो लोग आ सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जब कोरोना ने पूरी दुनिया को झकझोर के रखा है, उद्योग हिले हुए हैं, वहाँ से फैक्ट्रियाँ भारत, हिंदुस्तान आना चाहती हैं। अगर उसमें से कुछ हम उत्तर प्रदेश में खींच लाएंगे तो बहुत बड़ा रोजगार हमारे युवाओं को, जो इंजीनियर हैं, तमाम सारी डिग्रियां लिए बैठे हैं मैनेजमेंट की, वो प्रदेश के बाहर क्यों जाएंगे नौकरी करने। लोग अपने घरों में नौकरी चाहते हैं, मिले। और ये इन्वेस्टर समिट उनकी इस आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरे, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी होगी और दुआ भी करनी होगी। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 70% लोग ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर है, 80% खाली पेट भरना है, भोजन शाम का व्यवस्था दिन रात की इसमें है। नौकरी और रोजगार की बात दूर है, बड़ी लंबी यात्रा तय करनी है। और एक सरकार जिसको 10 साल का कार्यकाल मिला है और जिसके पास डबल इंजन की ताकत है, वो अब इस प्रदेश की तस्वीर बदले। उसने अगर संकल्प लिया है रोजगार को दूर करने के, बेरोजगारी को, लोग यहाँ नौकरी करेंगे, पैसा आएगा, तरक्की हो, तो इसका हम स्वागत करते हैं। पढ़ाई लिखाई, जीवन शैली बदले, लोगों के घरों में खुशहाली आए, इस पर हमको काम करना है। लेकिन मैंने आपसे डिसबैलेंस की बात की, आप पूछिएगा जो यहाँ पर बैठे लोग हैं
कि एनसीआर से बाकी उत्तर प्रदेश अलग क्यों रहता है निवेश के मामले में, वो भी इस पर भी प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, 11 तारीख से इन्वेस्टर समिट है उत्तर प्रदेश में, फरवरी में, स्वागत है उसका। लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारे देश में 2 करोड़ और लोग बढ़ गए जिनको 5 किलो अनाज देना, पहले 80 करोड़ दे रहे थे, हम 82 करोड़ देने जा रहे हैं अब। तो ये जो हम ये इकोनॉमी को ट्रिलियन डॉलर में लेने जाना चाहते हैं, उसके लिए बिना यूपी को मजबूत किए नहीं जा सकता। गुजरात 6 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। इसके लिए व्यापार के दुनिया के व्यापारियों को सोचना पड़ेगा, बहुत बड़ा बाजार है। हिंदुस्तान के भी उद्योगपतियों को सोचना पड़ेगा। आज अनिल अंबानी, धीरू भाई आज मुकेश अंबानी, पीरामल और गोदरेज, महिंद्रा सब लोग आए हैं, पहले भी ये समिट में आते रहे हैं। आज एचसीएल की कंपनियां चल रही हैं लखनऊ में, हम चाहेंगे कि और लोग भी आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, हमारे पास श्रम है, लेबर है, संसाधन है, बिजली के क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है, ये बात अभी कही गई, ये बात सही है, बिजली लोगों को मिल रही है। ब्रजेश जी, तरक्की किसको खराब लगती है? हम लोग सब लोग चाहते हैं, विपक्ष भी चाहेगा कि जब उत्तर प्रदेश मुंबई की तरह होगा, हमारे यहाँ अच्छे व्यापार होंगे, फंडिंग भी अच्छी होगी, देश आगे बढ़ेगा। अब ये बात अलग है कि भाई छापा वापा चलता रहता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तमाम सारा, वो भी वकार साहब ने बताया। जी वीरेंद्र जी, सरकार बेफिक्र है इन चीज़ों से, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर आज मुंबई में सरकार सफलता हासिल करती है तो ये उत्तर प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर होगा। और बहुत सारे अधिकारी वहाँ पर लगे हैं, सबको अपनी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हम चाहते हैं। देखिए, मेहनत और भाग्य दोनों को बड़ा अपने यहाँ लोग जोड़ते हैं कि बड़ा ज़रूरी है। मेहनत एक सीढ़ी की तरह है, परमानेंट जाते आगे आपको ऊपर चढ़ना है। भाग्य में लिफ्ट की तरह है, कभी आप बटन दबाएंगे 60 से 8वें माले पहुंच जाएंगे, और कभी लिफ्ट फंस गई तो आप घंटों फंसे रह सकते हैं जी। तो कर्म सरकार कर रही है, उसके कर्म को लेकर हमको इंतजार करना होगा कि आने वाला वक्त कैसा है, फरवरी में पता चलेगा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, और मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है, और पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, डिबेट के प्रारंभिक चरण में, पहले चरण में अपोजिशन की तरफ से कुछ सीरियस कंसर्न शो किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका जवाब दें, जिसमें आसिम वकार, अनूप संडा और प्रियंका गुप्ता ने ये प्रश्न उठाए थे। देखिए ब्रजेश जी, इन्वेस्टर समिट निवेश यानी रोजगार का अवसर और खुशहाल प्रदेश। अच्छा होता कि विपक्ष के लोग, अब अखिलेश जी का बयान और कांग्रेस के जो नेता है बयान, उनका बयान आपने देखा है, और कांग्रेस के तो जो नेता का बयान आपने दिखाया है, उनको तो भगवा से ही परेशानी। फिलहाल मैं आज अच्छी डिबेट में उस पर नहीं जाने वाला हूँ। देखिए, आपका एक सवाल था कि आखिर उत्तर प्रदेश निवेशक क्यों आएंगे, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, मैं और चीज़ों का उल्लेख करना चाहता हूँ। देखिए, सड़क, बिजली, पानी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश में निवेश की मूलभूत आवश्यकता होती है। और अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि आखिर एनसीआर तक क्यों विकास सिमटा रह गया, इसलिए कि कनेक्टिविटी नहीं थी। हमारे पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे, 9 एयरपोर्ट आज उत्तर प्रदेश में क्रियाशील है, 10 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। आगरा यमुना और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना हुआ था। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से ये जो जहाँ की चिंता थी वीरेंद्र जी को, वहाँ तक कनेक्टिविटी को पहुँचाया गया है। इसके अतिरिक्त जो लैंड लॉक की बात थी, बनारस से हल्दिया यानी उस लैंड लॉक को भी समाप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त निवेश पोर्टल और निवेश पोर्टल और निवेश मित्र पोर्टल भी बनाया गया है। और सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय इंटरफियरेंस न्यूनतम हो या न हो। इसके अतिरिक्त जब एमओयू हो जाता है तो सारी चीज़ों को स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय इसको वॉच करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, और सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। देखिए, आज
उत्तर प्रदेश में इस नाते से निवेशक का इच्छा भी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अपना रुपया वहीं लगाता है जहां रुपया चार पैसे का लाभ होगा तभी तो और कुछ आदमी न आएगा। कुछ उसको अपना गंवाने कोई नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि देखिए, जिनके मन में ये भरा हुआ है कि जेब में 5,000 रुपया है और बैंक में नहीं है, दरअसल वो 2014 और 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश देखे हैं जहां ट्रक में और बोरे में रुपया जाता था। देखिए, जब फेयर सरकार आ गई है, जब प्लास्टिक में मनी बता की रहे तरफ सरकार बढ़ रही है, अकाउंट में। यही मैं कह रहा हूं। थैंक यू कि, मनीष जी, जो शुक्रिया। निवेशक होता डिबेट है, को आगे बढ़ाते हैं। अनूप संडा जी, अब आपकी बारी है। आपके क्लेम पर सवाल उठा, आपने कहा 9%, जबकि अपोजिशन, जबकि एक दावा किया गया कि 5 सेकंड। ओके, कंप्लीट 5 सेकंड सर, कंप्लीट करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए मेंटलिटी बदलनी चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए। निवेशक बोरे में पैसा लेके नहीं आता है, बोरे में पैसा लेकर डाकू जाया करता था। इस उत्तर प्रदेश से लूट मार वाले यहां से पैसा लेके बोरे में जाते थे। अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है। ओके, अनूप जी, आपकी बारी। आपके दावे पर सवाल है। सवाल का जवाब भी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने ही अपनी बात से ही दिया है। उन्होंने एक बात कही रोजगार के अवसर की। जहां तक मेरी जानकारी है, मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2.4% थी और दिसंबर 2021 में बेरोजगारी की दर 4.9% थी। तो अगर इतना ज्यादा गलत है। आप क्यों टोक रहे हैं मनीष गलत भाई? है। मनीष भाई क्यों टोक रहे हैं? आप इतनी देर प्रलाप करते रहे, मैंने नहीं बोला। आप क्यों टोक रहे हैं? यस अनूप जी, गो अहेड, बोले। नहीं, अब एकदम गलत बोलेंगे। ओके, तो नो रोकना मनीष जी, पड़ेगा प्लीज। ब्रिजेश जी। ओके, आंकड़े एकदम गलत। हाँ बोले, आप बोले। अनूप जी, गो गलत अहेड। है तो आप सही बता दीजिएगा। हाँ बोले। 4.9% हो गई बेरोजगारी की दर। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट आ गया है, सब कुछ 19 मार्च 2017 के पहले। मनीष भाई देखिए, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, डिबेट ये सबसे बड़ी परेशानी है भाजपा के प्रवक्ताओं की। आप अपनी बात रख लीजिएगा ना, कलई खुलने लगती है तो बीच में टोकने लगते हैं। अनूप जी, गो अहेड, बोले। इतना तथ्यात्मक गलत थोड़ी बोलेंगे। नो मनीष जी, प्लीज। ओके, अनूप जी, गो अहेड, बोलिए। तो अगर इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई तो ये बेरोजगारी की दर क्यों बढ़ रही है? और अभी कुछ वीरेन भाई ने भी बात कही और आसिम वकार साहब ने भी एक बात उठाई थी और कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने भी उठाई थी। ये जो हमारे पुराने उद्योग थे, टांडा का, मुबारकपुर का हैंडलूम सेक्टर का क्या हाल है? कानपुर के और आगरा के चमड़ा उद्योग का क्या हाल है? बनारस की बनारसी साड़ियों का क्या हाल है? क्या ये जो हमारे परंपरागत उद्योग थे, जो पूरे प्रदेश के कोने कोने में अपने इलाकाई जरूरतों के हिसाब से, इलाकाई स्थितियों के हिसाब से, वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी की भी सच्चाई आप जानते हैं। मैं जहां सुल्तानपुर से आता हूं, वहां बाघमूंज ओडीओपी है और उसकी क्या सच्चाई हम जानते हैं। वो बड़े हैं। भाई क्यों टोकते हैं बीच में? बड़े हैं। आप शिष्टाचारी आदमी हैं। प्लीज, मनीष जी, नो। आप जब बोल रहे थे मैंने किसी को बोलने नहीं दिया। अब आप दूसरों की भी बात सुने। ब्रजेश थोड़ा सा सुनने की भाई, क्षमता विकसित करें सरकार के सर। समय में बोलिए अनूप जी, बोलिए। आपको भी अनूप जी बोलिए। अनूप जी, गो अहेड। मनीष जी, गलत बात। मनीष जी रुकिए, मनीष जी रुकिए प्लीज। ओके, अनूप जी, गो अहेड। तो जो 20 सेकंड आपके पास बचे। कलकत्ता जैसे बैठा, बंगाल जैसे बैठा, वैसे मनीष जी, गलत बात है ये। मनीष जी, नो, लाल सलाम करके। नो, मनीष जी, प्लीज रुकिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही और सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि जब इनकी सच्चाई की पोल खुलने लगती है तो बौखला जाते हैं। ऑलराइट, प्रियंका गुप्ता सच्चाई नहीं बर्दाश्त हो रही है। थैंक यू अनूप जी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन उद्योगों को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? समय के थोड़ा सा अभाव है, कंक्लूड कर दें सर। 10 सेकंड। 10 सेकंड। जो कुछ की भी स्थिति है, ये 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति या 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति पर सरकार एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देती? ओके, प्रियंका गुप्ता जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, सच्चाई सामने आ जाए। इन्वेस्टमेंट को लेकर जो लॉजिक मनीष शुक्ला ने दी है, आप सहमत हैं उससे? देखिए, मैं किसी भी लॉजिक से मनीष जी के सहमत नहीं, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो तो किया ही नहीं। इन्होंने वादा किया कि हम पक्का घर दे देंगे 2023 तक, और उसमें जल भी दे देंगे, उसमें बिजली का कनेक्शन भी दे देंगे। आप पूछेंगे कि हर व्यक्ति के पास क्या पक्का घर है? तो इनके वादों और इनकी जो कैथनी है, जो करनी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता, और वहां पर जैसे इन्होंने बताया कि एक नाम दे दिया ओडीओपी। अच्छा साहब, हम लोग मिलकर वेलकम करें ना कि आओ भाई यूपी में उद्योग धंधा लगाओ, हम सबकी आर्थिक स्थिति बदलेगी।
नहीं, हमारे वेलकम करने से नहीं होगा ना। वेलकम तो हम कर ही रहे हैं, हमने तो पहली समिट में भी कहा था कि ठीक है भाई आए, लेकिन नहीं आया ना। दूसरे में भी वेट किया, नहीं आया इन्वेस्टमेंट। तीसरे में वेट किया, तो आप देखिए लगातार लोगों को रोजगार की जरूरत है। लोगों को जरूरत है कि आप इतने लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं और उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप असहमत आपको हैं सरकार बेसिक की चीजों पे नीतियों से? वर्क करना पड़ेगा। आपको उन लोगों को सहूलियत देनी पड़ेगी जो छोटे बिजनेसमैन शुक्रिया है। प्रियंका जी, आपको थोड़ा समझना वक्त का अभाव है, पड़ेगा, मुझे बिजली का डिबेट को बिल और इन सब चीजों पर वर्क बहुत करना शुक्रिया पड़ेगा आपका, आपको। बहुत शुक्रिया। वकार साहब कह रहे हैं बोरे में पैसा तो दूसरे लोग लेके जाते थे। सर बोरे में अगर पैसा होता तो उतना ही उठा पाता जितना उठा पाता डाकू बेचारा, जितना वजन उठा सकता है। अब 11,000 करोड़ रुपए तो उठाना पाता। विजय माल्या तो 11,000 करोड़ लेके निकल गए, और मेल चौकसी भी निकल गए। अगर ये सब कैश लेके जा रहे हो तो ले ही नहीं जा पाते। कांग्रेस ने दिया था विजय माल्या को पैसा। और नीरव मोदी और 10 मेहुल लाख करोड़ चौकसी, किसने बट्टे खाते में नो डाला? नो नो आपने प्लीज डाला ना? मैडम, प्लीज सब आपने मैडम कांग्रेस के प्लीज, दोस्त थे। मैडम प्लीज, ओके वकार साहब नहीं, बोलें। 10 नहीं, लाख देखिए, करोड़ मैंने किसने जवाब डाला दे दिया। बट्टे खाते मैडम में? प्लीज, ओके देखिए मैंने वकार जवाब साहब दे बोलिए। दिया। इन्हीं ने कहा कि नगद जो है वो डाकू लेके भाग जाता है, तो बेचारा उतना ही तो ले पाएगा जितना उठा लेगा, कंधे पर रख लेगा। 10 किलो, 5 किलो, 15, 20, 25, 50 किलो। 11,000 करोड़ रुपए कैसे लेके भाग जाएगा सर? तो आप क्या चाह रहे हो, कैश में सब चले? नहीं चलाइए, आप नंबर 2 में चलाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। सर आप नंबर 1 खूब इन्वेस्टमेंट लाइए, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को फायदा हो। सुनिए सर, जी। सुनिए सर, खूब हो, लेकिन करेंगे कब तक? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, खाली ये बता दीजिए। ओके ऑल राइट। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, सर मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं GIS 2023 में? कितने इन्वेस्टमेंट की उम्मीद आप यूपी के लिए लगाते हैं सर? देखिए, मैं सिद्धार्थ जी की बात से सहमत हूं, और मैं भी उसी निष्कर्ष पर हूं जहां पर वो हैं। और मुझे लगता है कि ट्रैक सही है। और एक चीज़ मैं और यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि बिग पुश की ज़रूरत है, बहुत तेज काम करने की आवश्यकता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले काम नहीं हुआ। आपकी डिबेट में याद कर मैं बार बार कहता था काम हो, तेजी से हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है, छोटे कदमों से उत्तर प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तीव्र कदमों से और मजबूत कदमों से ही बढ़ाया जा सकता है। और मुझे लगता है वो समय आ गया है कि हम लोगों को अब उस रणनीति पे आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा कि अभी बीरेन जी कह रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ा इंडिकेटर, ग्लोबल इंडिकेटर होता है। इसी प्रकार से कई बेसिक इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर मैं बहन जी को बताऊं, हालांकि वो चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन वो किसी प्रदेश की, किसी समाज की तरक्की का पैमाना होता है सेक्स रेशियो, जो उत्तर प्रदेश का बढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात है, यानी कि सामाजिक रूप पर, और जहां महिला सशक्तिकरण होगा, वो चाहे तमामों स्कीम्स के माध्यम से हो, चाहे कनेक्टिविटी के माध्यम से हो, एक बहुत बड़ा इंडिकेटर डेवलपमेंट के लिए माहौल बनाता है। वो लॉ एंड ऑर्डर के भी बेहतर होने का प्रमाण देता है, जिसकी ओर आज चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि चाहे आप सोशल लेवल पर देखें, चाहे प्रशासनिक स्तर पर देखें, गवर्नेंस के स्तर पर देखें, आज मुफीद वातावरण है। और डबल इंजन या कहीं पर उसका परिणाम यह है कि जिन देशों में जो जा करके सहूलियतें मिली दूतावासों से, तभी मिल पाई हैं। और इसको मैं बार बार कहता हूं कि इसको एनकैश करना चाहिए प्रदेश के लिए। सरकारें कोई हो, किसी की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश बढ़ना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा है और ये देश हमारा है। जी सिद्धार्थ जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस हो, ये कितना उत्तर प्रदेश में प्रचलित है या कितनी सहूलियतें मिल रही हैं? ये सिर्फ कहने की बात है या वाकई में लोगों को, उद्योगपतियों को मिल रही हैं? देखिए, जितना दावा है अगर उतना नहीं है, तो जितना कहा जा रहा है उतना खराब भी नहीं है। निवेश सारथी या निवेश मित्र दोनों पोर्टल कई बार जो है हम लोग भी खबरों के लिए चेक करते हैं कि वे पेंडिंग प्रपोजल्स कितने हैं, क्लियरेंस का रेशियो कितना है। तो उस रेशियो में तब्दीली आई है, उसमें बढ़त हुई है। और एक अच्छी बात उत्तर प्रदेश ने की है, देखिए कुछ 5-6 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन सेक्टर्स को आने वाले समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, और बाकी राज्य को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश ने थोड़ा लीड लेने की कोशिश की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक, कंडेंसर, कंडक्टर, चिप, मेडिकल डिवाइस एंड फार्मा, और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी तरफ सेक्टोरल पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगे काम करना शुरू किया है।
और बड़े इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश है इन सेक्टर में। डेटा सेंटर उसका एक हिस्सा है। तो इन सारे सेक्टर्स, एआई है अपने यहाँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो सेक्टर्स को टैप करना शुरू किया है। भाई अब हम टेक्सटाइल में जो हमसे बहुत आगे निकल गए, गुजरात और महाराष्ट्र, हम उनसे मुकाबला करने के बजाय हम उन सेक्टर से मुकाबला करें जिन सेक्टर्स को अभी ग्रो करना है। बहुत शुक्रिया हाँ, सिद्धार्थ अभी- जी। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बाकी मेहमानों को भी बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट पर आयोजित इस बड़ी परिचर्चा में आप सब ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।